तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्यम एजुकेशन जोन पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 12वीं क्लास के पहले चैप्टर आवेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT। दोस्तों आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है AT। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, समान आवेशों के बीच क्या होता है। तो दोस्तों समान आवेशों के बीच सदैव प्रतिकर्षण होता है। दो प्लस चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दो माइनस चार्ज भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, असमान आवेशों के बीच क्या होता है। तो दोस्तों असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति क्या होती है। तो दोस्तों यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति ऋण आवेश होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, अतः वस्तु पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लिखे थे कि ग्रहण करती है तो ऋण आवेश होता है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर त्याग करेगा तो उस वस्तु पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। क्योंकि यदि वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उस वस्तु पर प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है। किसकी अधिकता हो जाती है, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की अधिकता हो जाने के कारण वस्तु पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति होती है धनात्मक, अतः वस्तु पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, धन आवेश। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जब वस्तु को आवेशित किया जाता है तो वस्तु का द्रव्यमान। तो यहां पर हमें देखना है कि वस्तु को जब आवेशित किया जाता है तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, बढ़ भी सकता है या इनमें से कोई नहीं। चलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। दोस्तों जब वस्तु ऋणावेश होती है, ऋणावेश होने का अर्थात है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। और जब वस्तु धनावेशित होती है अर्थात इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करती है तो वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि वस्तु धन आवेशित है कि ऋण आवेश, केवल आवेशित लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बढ़ेगा किस केस में, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और घटेगा किस केस में, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का न्यूनतम मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम। प्रोटॉन पर भी आवेश की न्यूनतम मात्रा इतनी ही होती है, बस उस पर पॉजिटिव होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक कूलॉम आवेश के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों एक कूलॉम आवेश के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे हम निकाल सकते हैं Q बराबर N इंटू ई फॉर्मूला से, N इंटू ई फॉर्मूला से हम इसका मान निकाल सकते हैं। Q का मान 1 कूलॉम रखेंगे, N का मान हमें ज्ञात करना है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम। तो इसका मान रखकर हम इसे कैलकुलेट कर कर आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है,
परावैद्युतांक k का मान क्या होता है? तो दोस्तों परावैद्युतांक k का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स स्क्वायर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, परावैद्युतांक k का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों अभी मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया कि परावैद्युतांक k का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक परावैद्युतांक k के एसआई मात्रक से जस्ट अपोजिट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होता है न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर, जिसे फैराड मीटर इनवर्स भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराड मीटर इनवर्स। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो दोस्तों निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड मीटर इनवर्स। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 14वां नंबर प्रश्न हमारा है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र होता है m इनवर्स LQ T पर पावर 4 a स्क्वायर। यह हम कूलॉम बल के फॉर्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन m बराबर होता है। तो दोस्तों माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन m जो है वो एप्सिलॉन r गुना एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर हम देखेंगे तीनों में क्या संबंध है। चूंकि एप्सिलॉन r बराबर होता है एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर एप्सिलॉन m बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन r गुना एप्सिलॉन नॉट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आवेश का कौन सा मान संभव नहीं है? तो दोस्तों किसी भी वस्तु पर आवेश का मान हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी 1.6 गुना 10 के पावर -19 से पूरा कटना चाहिए। तो देखेंगे इससे कौन नहीं कटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4 गुना 10 के पावर -19 एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज नहीं है। अतः वस्तु पर 2.4 गुना 10 के पावर -19 कूलॉम का आवेश संभव नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 मिली कूलॉम तथा 10 मिली कूलॉम के दो आवेशों पर परस्पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों ये दोनों परस्पर समान बल लगाएंगे और समान बलों का अनुपात होता है 1:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:1। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आवेश के क्वांटमीकरण के नियम से आवेश Q का मान किसके बराबर होता है? तो दोस्तों आवेश का क्वांटमीकरण का नियम है क्या? आवेश का क्वांटमीकरण का नियम है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर जो आवेश का मान है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तो Q बराबर होता है N इंटू ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा Q बराबर N इंटू ई, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में वस्तु पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों प्रेरण विधि द्वारा उत्पन्न आवेशन की प्रक्रिया में वस्तु को अर्थ से जोड़ा जाता है और इस पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति होती है ऋणात्मक। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेश। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्थिर विद्युत बल की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों स्थिर विद्युत बल की प्रकृति होती है संरक्षी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरक्षी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्थिर विद्युत बल है। तो दोस्तों स्थिर विद्युत बल कैसा बल है? तो स्थिर विद्युत बल एक प्रकार का विद्युत बल भी है और स्थिर विद्युत बल एक प्रकार का केंद्रीय बल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि वस्तु A
बी को आकर्षित करता है। यहां ध्यान से देखेंगे, यदि कोई वस्तु ए जो है वो किसको आकर्षित करता है, बी को आकर्षित करता है, और वस्तु बी जो है वो किसको आकर्षित करता है, सी को आकर्षित करता है, तो ए और सी आपस में क्या करेंगे। तो दोस्तों ये ए यदि प्लस होगा तो बी माइनस होगा, क्योंकि आकर्षित करने के लिए विपरीत आवेश होना चाहिए, और बी अगर माइनस है तो सी क्या होगा, प्लस होगा। अब यहां देखिए ए और सी पर समान आवेश है, अतः ए और सी एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक कूलॉम आवेश किसके बराबर होता है। तो दोस्तों एक कूलॉम आवेश का ESU यूनिट, ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो एक कूलॉम आवेश जो है वो 2.99 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। तो ये कहीं कहीं आपको 3 गुना 10 के पावर 9 भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही सही है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 24वां नंबर हमारा प्रश्न है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड, और आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलॉम, 96,500 कूलॉम, अतः आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एप्सिलॉन आर का विमीय सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों एप्सिलॉन आर जो है वो एक बीमाहीन राशि है। एप्सिलॉन आर कैसी राशि है, बीमाहीन राशि है, अतः इसकी कोई बीमा नहीं होती, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक कैसी राशि है, बीमाहीन राशि है। हमारा अगला प्रश्न है, एप्सिलॉन आर का मान हवा या निर्वात में क्या होता है। तो दोस्तों एप्सिलॉन आर का मान हवा या निर्वात में 1 होता है। एप्सिलॉन आर का मान हवा या निर्वात में कितना होता है, 1 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एप्सिलॉन आर का मान धातुओं में कितना होता है। तो दोस्तों एप्सिलॉन आर का मान हवा को छोड़कर अन्य माध्यमों में 1 से ज्यादा होता है, लेकिन धातुओं में इसका मान होता है अनंत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो कूलॉम बल का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों हमारा कूलॉम बल का सूत्र होता है F बराबर K Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर। यदि हम R को दुगना कर देंगे तो दुगना करने का मतलब है कि R स्क्वायर होगा, तो ये 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यदि हम आवेशों के बीच की दूरी को दुगना करते हैं तो उसका जो कूलॉम बल है वो 1/4 गुना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/4 गुना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है। तो दोस्तों दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उसके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10 के पावर 43 गुना होगा, क्योंकि आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 के पावर 43 गुना होता है। गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल की तुलना में बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है, 10 के पावर 43 गुना है। कहीं कहीं भी इसे उलट कर भी पूछ दिया जाता है, पूछा जाता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल का कितना गुना है, तो यहाँ इसका अपोजिट हो जाएगा 10 के पावर -43 गुना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो ये अंतिम प्रश्न हमारा है, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, अनेक आवेशों के कारण किसी मूल आवेश पर लगने वाला बल का मान किस सिद्धांत से दिया जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें और इसी के साथ हम अपना वीडियो का समापन करते हैं।